नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं निवेश की एबीसीडी, जहां पर आज हम आपको बेहद खास मेहमान से मिलाने जा रहे हैं। जी हां, इंश्योरेंस की तमाम बारीकियों पर आज हमारे साथ चर्चा करेंगे। इस पूरे सेक्टर पर बात करने के लिए पॉलिसी होल्डर्स की दिक्कतों और ग्राहकों की परेशानियों का समाधान आज ढूंढने के लिए हमारे शो के जरिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं IRDAI के चेयरमैन देबाशीष पांडा। देबाशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने बेहद खास पेशकश के लिए, जहां पर हम इस पेशकश के ज़रिए निवेशकों को जो है तमाम पर्सनल फाइनेंस को लेकर जो बारीकियां होती हैं, जिसमें इंश्योरेंस एक काफ़ी अहम मुद्दा होता है, एक अहम एस्पेक्ट होता है, वो समझाने की आज कोशिश करेंगे आपके ज़रिए। तो पहला सवाल मुझे आपसे यही जानना होगा कि पॉलिसीज़ डीमैट को लेकर जो निर्णय लिया गया है, इसको कैसे अमल में लाया जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोगों के पास पुरानी पॉलिसीज़ हैं, काफ़ी सालों से पड़ी हुई हैं, तो उनको डीमैट कराने को लेकर किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, लोगों का रिस्पांस इसको लेकर कहाँ तक आपको लग रहा है कि एक्सेप्टेंस आ रही है, क्योंकि जो उम्र दराज वाले लोग हैं उनके लिए शायद डीमैट पॉलिसी से कराना कितना कंफर्टेबल होगा या नहीं होगा, आने वाले समय में ये करना कितना ज़रूरी हो जाएगा, कुछ बताएं इस बारे में। IRDAI का जो मैंडेट है, आपको जानकारी होगी ही कि रेगुलेशन के साथ हमें सेक्टर की विकास भी करना है। और सेक्टर का विकास में ये समझ रहा हूँ कि हिंदुस्तान में, हमारे देश में, भारत में प्रत्येक नागरिक को जो आवश्यकता अनुसार उसको बीमा की प्रोटेक्शन मिलना चाहिए बीमा द्वारा। ये एक बहुत बड़ा टूल है जिसके तहत फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है परिवारों को, इंडिविजुअल्स को, चाहे वो हेल्थ के जरिए स्वास्थ्य बीमा के रूप में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के रूप में हो, या मोटर बीमा के रूप में हो, या फिर जीवन बीमा के रूप में। ये बेयर मिनिमम, आजकल तो और बहुत सारे नए कवरेजेस, रिस्क भी आने लगा है। और इसके साथ साथ जो हमारे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, छोटे मध्यम वर्ग के उद्योग चला रहे, उनका भी जो बिजनेस नीड है इंश्योरेंस का, वो भी उसका पूर्ति हो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो हमारा इकोसिस्टम है इंश्योरेंस को, और उसमें पॉलिसी होल्डर को सबसे अहम जगह पर रखते हुए, और या उनकी जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए इस इकोसिस्टम को डेवलप करना, उसको नर्चर करना और उसमें सहूलियत प्रोवाइड करना, ये इंश्योरेंस रेगुलेटर का एक तरीके से मैंडेट है। और इस दिशा में पिछले कुछ माह में बहुत ही तीव्र गति से काम करने की प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऑलरेडी काम शुरू हो गया है, उम्मीद है कि उससे ग्राहकों को लाभ मिलेगा, इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, जो आज बीमित नहीं है उनको बीमा की सुविधा मिलेगा। और आगे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी कैसे, इसमें टेक्नोलॉजी आज एक बहुत बड़ा टूल है। टेक्नोलॉजी के जरिए जहां हम लाखों लोगों को एक साथ पहुंच सकते हैं, अगर हम इंडिविजुअल पैदल या कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल या कार या प्लेन में भी जाए तो वो रीच नहीं हो सकता है। कहने का अर्थ है या आशय यह है कि टेक्नोलॉजी एज ए टूल, इसको मेन स्ट्रीम किया जाएगा अगर इंश्योरेंस सेक्टर में, और जितना अधिक से अधिक डिजिटल मीन्स से हम लोग पहुंच सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारा रीच, हमारा जो इंश्योरेंस इंक्लूजन और पेनिट्रेशन और तेजी से बढ़ेगा। इसके लिए हमें जो हमारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उसको भी हमने चेंज करने की कोशिश की, जिससे कि इसमें और स्पीड और एफिशिएंसी आ जाए। तो ग्राहकों के लिए बहुत सारा इसमें, एक तो ग्राहकों को कैसे आसानी से सुलभ हो, अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो और अवेलेबल इंश्योरेंस। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, कॉर्पोरेट एजेंट्स है, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स है, क्या ये पर्याप्त हैं? क्या हम जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे हैं वहां तक हमें पहुंचने के लिए कुछ और करना है? इस दिशा पे काम चल रहा है। और हम लोग कैसे और एफिशिएंट सिस्टम्स लाएं, जिससे कि जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो कैसे बेयर मिनिमम कितना हम कम कर सकते हैं। खर्चा यदि कम, क्योंकि कोई भी खर्चा होता है कंपनी का, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हो या कमीशंस हो या रिवॉर्ड्स हो या फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हो, ये सब फैक्टर होता है जब प्रीमियम की फाइनल प्राइसिंग होती है। दूसरा,
उनके कस्टमर ग्रीवांस अगर हो, उनको कोई परेशानी हो, उनको क्लेम नहीं मिल रहा है या उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया या उनका क्लेम डिले हो रहा है, तो वो कहाँ जाए। इसके लिए भी एक पोर्टल हमारा था, उसको और मजबूत कर रहे हैं। उस पोर्टल में टेक्नोलॉजी टूल्स डाल रहे हैं और कस्टमर फ्रेंडली बना रहे हैं। कस्टमर से उसमें फीडबैक लेने की भी प्राविधान कर रहे हैं। और ये पोर्टल का नाम भी बदल रहे हैं कि ये इसका नाम रहेगा बीमा भरोसा, यानी पॉलिसी धारक का भरोसा बढ़ना चाहिए कि इंश्योरेंस, हाँ हमने इंश्योरेंस लिया तो ये हमारा मदद में आया और हमें कोई परेशानी हुई तो उसका रेजोल्यूशन हुआ। इसके अलावा बीमा सुगम एक ये अभी कॉन्सेप्ट स्टेज में है, एक पोर्टल तैयार करने की कार्रवाई चल रही है जिसमें इंडस्ट्री यानी इंश्योरेंस कंपनीज, इसके जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, हमारे और स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जो इंश्योरेंस रिपोजिटरीज है, जहां आपने कही कि इसको डीमैट करने का इंश्योरेंस रिपोजिटरीज है, लेकिन उसमें अभी सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज उसमें नहीं जा रहा है। तो इसमें हम लोग ये पोर्टल के जरिए भी एक मैंडेटरी व्यवस्था करेंगे कि सारा जो भी इसके जरिए इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचे जाएंगे वो 100% रिपोजिटरीज में जाएंगे। वर्तमान में जो हमारा पीएमएल गाइडलाइंस के तहत हमने उसको यहाँ इश्यू किया एएमएल गाइडलाइंस, तो वो एएमएल गाइडलाइंस में ये अभी अनिवार्य कर दिया गया है कि जो जनरल इंश्योरेंस यानी नॉन लाइफ जो भी प्रोडक्ट्स है उसमें भी केवाईसी मैंडेटरी होगा। और केवाईसी मैंडेटरी होने के लिए ये जो बीमा सुगम प्लेटफॉर्म भी बहुत ही सहज तरीके से लोग अपना केवाईसी कर सकते हैं जब भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेंगे। ये रिपोजिटरीज भी इस बीमा सुगम पोर्टल के साथ जुड़ जाएगा, तो जितने भी पॉलिसी इसमें खरीदेगा ग्राहक तो वो सीधा जाके रिपोजिटरी में स्टोर होगा, और ग्राहक को भी अगर वो चाहता है तो उसका पीडीएफ फॉर्मेट या वर्ड फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट में उनके मोबाइल में भी उनको डिजिटल रूप में मिलेगा। तो एक तरीके से इसके जरिए हम इंश्योरेंस जो पॉलिसीज है को डीमैट करना है, और साथ साथ ये होगा कि कभी भी कोई क्लेम अराइज होगा तो ग्राहक को इसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं बनना चाहिए कि वो फट गया या मुझे मिल नहीं रहा या वो कहीं खो गया। तो वो हर समय पर आपका वो एक तरीके से डिजी लॉकर है, वहां पर वो सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा ग्राहक चाहता है तो उसको डिजिटल फॉर्म में जो पॉलिसी मिल रहा है वो उसको अपने डिजी लॉकर में भी कहीं स्टोर कर सकता है, लेकिन इसको जो रिपोजिटरी जो रेगुलेटर ने रिकॉग्नाइज किया उसमें जाएगा तो और एक यूनिक नंबर भी जनरेट होगा जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट, तो उसके जरिए हमें फायदा होगा कि एक व्यक्ति अगर 5 पॉलिसी लिया और पता चला कि 10 व्यक्ति के पास एक भी पॉलिसी नहीं है, हम उस जरिए इस प्लेटफॉर्म के जरिए डिटेक्ट कर सकते हैं कि कितने लोग ऐसे रह गए हैं और किस ज्योग्राफी में रह गए हैं। बिल्कुल देबाशीष जी, सराहना करते हैं तमाम कदमों की जो आप उठा रहे हैं, और जो ख़ासतौर से आपने पोर्टल्स का नाम यहाँ पर बताया है। बहुत ज़रूरी है कि लोगों में आज की तारीख में जो आप कदम उठा रहे हैं और एक संस्था के रूप में पॉलिसी होल्डर्स, ग्राहकों के बीच में, उपभोक्ताओं के बीच में एक विश्वास पैदा किया जाए, जिसके ज़रिए उन्हें ये पता हो कि जो रेगुलेटर है वो काफ़ी मजबूती से काम कर रहा है और उनके हितों का ख्याल भी रख रहा है। लेकिन अगला सवाल मेरा थोड़ा सा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर है, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान हमने देखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ी है। लोगों में वैसे तो जागरूकता थी हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, लेकिन हमने ये भी देखा है कि पैंडेमिक के बाद इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अब हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में भी हम देख रहे हैं इजाफा हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। क्या इसके बढ़ोतरी को लेकर किसी तरह की कैपिंग या इसको मॉनिटर किया जा रहा है? क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? कैसे आप निगरानी रख रहे हैं कि जो प्रीमियम्स हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के वो अगर बढ़ भी रहे हैं तो एक हद तक बढ़े, क्योंकि यही एक चीज़ है जो पिंच करती है उपभोक्ताओं को सबसे ज़्यादा। देखिए, जैसे मैंने बताया ना, आपके कोई भी प्रोडक्ट का जब प्राइसिंग होता है, चाहे हेल्थ हो, चाहे मोटर हो, चाहे किसी में हो, इसमें एक तो रिस्क का कॉस्ट होता है, वो एक एक्चुरियल कैलकुलेशन के जरिए पास्ट डेटा एक्सपीरियंस वो फैक्टर करते हुए उसका प्राइसिंग होता है। वो बहुत ही एक प्रिसाइज एक्चुरियल मेथड है।
जो वर्ल्ड ओवर चलता है उसके आधार पर, जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ का क्या कॉस्ट होगा इंश्योरेंस का, तो वो मोर्टेलिटी रेट, क्रूड मोर्टेलिटी रेट कितना है, एक्चुअल एक्सपीरियंस कितना है, वो सब फैक्टर करके निकालते हैं। इसके अलावा और क्या ऐड होता है उसमें ना, आपका जो खर्चा है, कंपनी के मैनेजमेंट खर्चा, कंपनी के एडवर्टाइजमेंट की खर्चा, कंपनी के अन्य जो खर्चे हैं वो खर्चे, प्लस कमीशंस, रिवॉर्ड्स, ये सब शामिल करते हुए फाइनली प्रोडक्ट का कॉस्ट अराइव करते हैं, वो फिर प्राइस ग्राहक को देना पड़ता है। तो हम ये नहीं विश्वास करते हैं कि हम कोई कैप लगाए कि इतने ही होना चाहिए प्राइस, वो फिर मार्केट को डिस्टॉर्ट करता है। यदि कोई चाहता है उससे कम भी करना चाहे, अगर आपने प्राइस लगा दिया कि ऐसे होना चाहिए, तो वो फिर उसको ऊपर नीचे नहीं करेगा, तो मार्केट उसको डिसाइड करेगा। हमें एक कंपटीशन देना चाहिए और हमें लेकिन निगाह रखना चाहिए कि कोई खर्चा इससे ज्यादा ना हो। तो अब रिसेंटली बेस्ड ऑन जो हमें इनपुट्स मिला था वेरियस वर्किंग ग्रुप्स के जरिए, कि हम लोग जो वर्तमान में एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट का मॉनिटरिंग कर रहे थे, उसमें बहुत सारे लिमिट्स लगा दिए गए थे कि एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट इतना नहीं होना चाहिए, इतने से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके अंदर सेगमेंटल लिमिट्स है, कमीशन इतना होना चाहिए, रिवॉर्ड इतना होना चाहिए, कमीशन के अंदर में अगर वो सिंगल प्रीमियम है तो इतना होना चाहिए, ग्रुप हो तो इतना होना चाहिए। तो इसे बहुत ज्यादा लिमिट्स लगाने क्या हो रहा था कि उसमें इनोवेशन नहीं हो रहा था, कंपटीशन नहीं हो रहा था, और एक सेफ जोन में कंपनीज रहते थे, और जिसके कारण प्राइसिंग में भी बहुत ज्यादा हमें अंतर नहीं नजर आ रहा था कि वो कम हो रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब जो है इसको एक ओवरऑल कंपनी के लेवल पे एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट का एक लिमिट लगा दिया गया है, या प्रपोज किया गया है, जो अभी एक्सपोजर ड्राफ्ट पड़ी है, अभी कमेंट्स आ रहा है, कुछ स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन करके उसको फाइनलाइज करेंगे। मैं समझता हूं कि एक ओवरऑल जब लिमिट लगा दिया आपने, तो आपने पॉलिसी होल्डर को वहां प्रोटेक्ट किया, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम ही होगा लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। साथ साथ आपने जब उसको खोल दिया कि वो कितना कमीशन, वो कमीशन अगर समझते हैं कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि उसमें ज्यादा कमीशन देना है, तो आप 80 दीजिए, 70 दीजिए, 90 दीजिए, आप पूरा स्वच्छंद है। कोई कंपनी 60 देना चाहे 60 दे, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ आगे अपने आप कंपटीशन होकर प्राइस स्टेबलाइज। सिमिलरली जो एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें बहुत ज्यादा तनख्वाह देना, जरूरत से ज्यादा, या फिर खर्चा करना बेफिजूल, वो सब अपने आप मैनेजमेंट जो है उसको 30% जब लिमिट लगा देंगे या कोई लिमिट लगा देंगे, तो उस लिमिट में उनको सारा बैलेंस करना पड़ेगा। तो पॉलिसी होल्डर यानी ग्राहकों का हितों का रक्षा इसके जरिए करना, और साथ साथ एक फ्रीडम देना कि वो अपने आप उसके अंदर इनोवेट करके प्राइस को कैसे एक अफोर्डेबल लेवल पे ले आए। तो मैं समझता हूं कि इस कदम से पॉलिसी होल्डर्स का भी विन विन वाला पोजीशन रहेगा, और कंपनीज को भी अच्छा रहेगा, और जो हमारे इंटरमीडिएरीज है उनको भी फायदा होगा, वो भी ज्यादा एफिशिएंट होंगे। और अगर वो बेस बढ़ाएं, जो कि मार्केट इतना बड़ा है, तो मैं समझता हूं कि सबको इसमें एक विन विन वाला पोजीशन में रहेगा। तो मुझे उम्मीद है इसका काफी उद्योग जगत से और जो हमारे स्टेक होल्डर से स्वागत भी की गई है, बट कुछ उसमें बिंदु उठाए गए हैं, वो सब हम परीक्षण करके उसको फाइनल लॉजिकल एंड तक बहुत शीघ्र लेके जाएंगे। बिल्कुल, जो आपने फैक्टर्स गिनाए हैं वो काफ़ी वाजिब हैं, और कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं में ये समझ भी आना ज़रूरी है कि जो प्रीमियम चार्ज किया जाता है उसके पीछे क्या वजह है। लेकिन सैनिटाइजेशन ऑफ पॉलिसीज़, इसकी शुरुआत जो हुई है, किस तरह से इंश्योरेंस कंपनियां इसको फॉलो कर रही हैं? हालांकि उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, उनको फॉलो तो करना पड़ेगा, लेकिन इसको लेके एक्सेप्टेंस कितनी बड़ी है, अमल में कैसे लाया जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन, और आगे चलते हुए किस तरह का काम और इसमें किया जाने की संभावना है? नहीं, देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन पे पॉलिसीज पे भी एक बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव होता है। वो तो किसी टाइम पे पैंडेमिक था तो 2-3 ऐसा कवर लाया गया था जो पैंडेमिक स्पेसिफिक था, बट अदरवाइज अगर हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं तो क्या होगा, फिर इनोवेशन नहीं होगा, फिर ग्राहकों को वो सुविधा नहीं मिलेगा। तो बाजार को तय करना चाहिए कि ग्राहकों के पास, वो तो जैसे आप बाजार में जाते हैं, अब कोई शॉपिंग स्टोर में गए तो आपको वैरायटी मिलता है, ये नहीं कि आप वही 4 चीज ही देखना है और उसी से में से खरीद के उठा के लाना है। सो मार्केट डायनामिक्स ऑपरेट करता है जबकि चॉइस हो कस्टमर्स को।
और जो अच्छा चीज है वो कस्टमर उसको खरीदेगा तो उसी प्रकार का प्रोडक्ट अन्य कंपनीज भी लाएंगे। तो कंपटीशन, इनोवेशन, वाइडर चॉइस फॉर पॉलिसी होल्डर्स वो तब संभव है जब आप इसमें फ्रीडम देंगे कंपनीज को कि वो इस काम को ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आए और बाजार में ग्राहक उसको सर्टिफाई करेगा कि कौन सा अच्छा प्रोडक्ट है। तो इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देवाशीष जी, थोड़ा सा ध्यान आपका मैं मिस सेलिंग की ओर लेकर जाना चाहती हूँ, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में आज भी ये एक बहुत बड़ी समस्या है रेगुलेटर के तौर पर, और इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं अपनी तरफ से भी जागरूकता लाने की कोशिश कर रही है कि कैसे लोगों को मिस सेलिंग से बचना चाहिए, क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो उनको समझ में आ जाने चाहिए, क्या क्या वो रेड फ्लैग्स हैं जो उनको समझ में आ जाने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल लेवल पर, एक पॉलिसी होल्डर लेवल पर भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपके साथ मिस सेलिंग हो रही है। लेकिन अगर मैं कड़े कदमों की बात करूं, अगर मैं थोड़ी सी कड़ाई बरतने की बात करूं, एक रेगुलेटर होने के नाते इस पर कितना काम किया जा रहा है, क्योंकि ये समस्या भले ही फिलहाल कम होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अगर ख़त्म हो जाए तो इससे अच्छा तो सेक्टर के लिए और कोई बात ही नहीं होगी। तो कैसे हम लोगों को बचा रहे हैं, या इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं ताकि वो मिस सेलिंग का शिकार ना हो? ये दो चीजें करने जा रहे हैं। एक वो है कि टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स वो अपने आप में मिस सेलिंग को काफी हद तक समाप्त कर देगा। दूसरा, जब कोई एजेंट या इंटरमीडियरी के थ्रू में कस्टमर जर्नी करता है तो वो ट्रैक हो जाएगा, वो एजेंट कौन है, उसकी नंबर पड़ेगा, तो वो इजीली डिटेक्ट हो जाएगा कि किस एंड पे कोई मिस सेलिंग हुआ। तो एक टेक्नोलॉजी वाला जरिया हो गया। दूसरा है कि जो मौजूदा रूप में जैसे लोग अप्रोच करते हैं, कस्टमर एक्वायर करते हैं, मिस सेलिंग ना हो, और मिस सेलिंग हो तो उसमें कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। बीमा भरोसा जो पोर्टल है उसमें भी कंप्लेंट्स मिस सेलिंग की आती है। कंपनीज के पास भी सीधा रूप से शिकायतें दर्ज होते हैं। ओम्बुड्समैन मैकेनिज्म को भी हम लोग मजबूत करने चले हैं, तो वो भी इस प्रकार की शिकायतें को आगे हैंडल करेंगे, इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। मिस सेलिंग में सबसे जो और कस्टमर अवेयरनेस कि उनको क्या देखना चाहिए। कोई अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहा है कि ये बता के कि साहब आप अगर आप इन्वेस्ट करेंगे इस प्रकार तो आपको ये रिटर्न्स मिलेगा, तो उसमें एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन नोट तैयार करके देने की प्राविधान है कस्टमर को कि ये आपको बेनिफिट्स मिलेगा, और उस पर उनके हस्ताक्षर लेना चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनीज को हम लोगों की कड़ी हिदायत है कि उनकी ट्रेनिंग, उनकी स्किल बिल्डिंग, इस पे बराबर ध्यान दें, और इधर रेगुलेटरी अरेंजमेंट में भी इस चीज को हम लोग बराबर रिवाइज करते रहते हैं कि उनके स्किल सेट को भी हम लोग शार्पन करें ताकि उनको ज्ञान हो सफिशिएंट, ताकि वो प्रोडक्ट को समझ सकें और जो ग्राहक है उनको समझा सकें। कभी कभी ग्राहक बिना समझे भी साइन कर लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। ग्राहक को तो पूरी तरह समझना चाहिए कि जब वो पैसा लगा रहे हैं किसी प्रोडक्ट में तो उसकी लाभ भी उनको समझ आना चाहिए कि वो क्या मिलना है और किस दशा में मिलेगा। कई सारे एक्सक्लूजन्स है, यानी कि ये क्लेम इस पॉलिसी के तहत कवर्ड नहीं है, यानी वो रिस्क उसके तहत नहीं कवर हो रहा है, तो ये जानना भी जरूरी है। कई ऐसा होता है कि एक्सक्लूजन से अगर उसमें और प्रीमियम लगाएंगे तो वो कवर मिल सकता है, तो इसकी जानकारी करके तभी कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। मैं तो यही आग्रह करूंगा कस्टमर्स से। और आगे आने वाले दिनों में काउंसिल्स और IRDA के तरफ से भी हम लोग एक कैंपेन चलाने की, मल्टीमीडिया कैंपेन चलाने की भी योजना तैयार कर रहे हैं, जिससे कि कंज्यूमर्स इंश्योरेंस के क्षेत्र में और जागरूकता हो और उनको हर प्रकार की जानकारी दी जाए, जिससे कि उनको इस प्रकार के निर्णय लेने से पहले उनको क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। देवाशीष जी, आप हमारे साथ हैं तो बहुत ज़रूरी है दर्शकों को ये समझाना कि इंश्योरेंस का असली मकसद क्या होता है, क्योंकि देखिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से तो कहते हैं कि आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन इंश्योरेंस में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट की भी एक सुविधा देते हैं। खासतौर से नई तरह की यूलिप्स की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पर काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं, उन्हें और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया गया है। जहाँ तक हम फंड मैनेजमेंट कॉस्ट की बात करें या तमाम तरह की एक्सपेंसेस की बात करें, उन्हें कम
कम करके थोड़ा सा इसे और इन्वेस्टर्स के लिए मुनाफेदार बनाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बेसिक सेंस ऑफ इंश्योरेंस, सही तरीके का इंश्योरेंस और सही तरीके का इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपके माध्यम से मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को समझाएं कि रिस्क प्रोटेक्शन के लिए कितना ज़रूरी हो जाता है इंश्योरेंस लेना। देखिए, इंश्योरेंस दो काम करता है। आई मीन आपको तो एक रिस्क मिटिगेशन टूल है, कोई अनहोनी हो जाए तो उसका फैमिली को एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है। फैमिली के जो ब्रेडविनर है या जो मुख्य कर्ता है, डेथ हो गया किसी कारण से, बस एक्सीडेंट हो गया या फिर उनको बीमारी से मृत्यु हो गई या फिर साधारण रूप से मतलब उनकी मौत हो गई, तो आप फैमिली बिल्कुल एकदम वो हो जाता है, उसमें बहुत ही परेशानी में और संकट में आ जाते हैं। तो ये चीज अब महसूस होने लगा है कि इंश्योरेंस एक ऐसा रिस्क मिटिगेशन टूल है जो आम जनता या परिवार के लिए काम आ सकता है। जो ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ है, अभी देखने को आया है कि हमारे जैसे जीडीपी बढ़ रहा है, इकोनॉमी हमारा ग्रो हो रहा है, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, कुछ ही सालों में हम 4था स्थान ग्रहण करेंगे। तो ये एक अगर देखें तो इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, तो आपका जो डिस्पोजेबल इनकम है वो भी 2 टाइम्स जीडीपी पर कैपिटा बढ़ रहा है। जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है वो भी आगे चल के वो बढ़ रहा है। तो लोग अब इंश्योरेंस के तरफ झुक रहे हैं, क्योंकि इंश्योरेंस से प्रोटेक्शन के साथ साथ अगर लॉन्ग टर्म आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वो भी रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो ये रिटर्न्स और अच्छा मिले, जैसे कोई रिटायरी है वो पैसा इसमें एन्युइटी में डालता है तो उसको रिटर्न्स अच्छा मिले, तो आगे उसकी इनकम प्रोटेक्शन भी होगा। तो जो हमारे इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस है या नॉर्म्स है, उसको भी हम लगातार, अभी रिसेंटली हम लोगों ने कुछ चेंजेस किया है और वो भी अभी नोटिफाई होगा शीघ्र। तो उसमें कंपनीज को अलाउ की जा रही है कि वो ऐसे बकेट्स में या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में डालें जो पहले वो नहीं डाल रहे थे। तो बाकी कंपनी को फैसला करना है कि वो कहाँ डालना है उसको, बट जो एनेबलिंग एनवायरनमेंट है या जो प्रोविजंस है वो हम आगे कंपनीज को देने की बात कर रहे हैं। और ये इसके भी ड्राफ्ट एक्सपोजर तैयार है, वो बहुत शीघ्र उसको भी नोटिफाई होगा। तो जैसे इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ फंड्स एआईएफ में, उसमें भी डाल सकते हैं कुछ हद तक। इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज, इनवेट्स और रीट्स, इसमें भी लॉन्ग टर्म ये पेशेंट कैपिटल है, तो उसमें डालेंगे तो रिटर्न्स बेहतर आएगा, तो उसको ग्राहकों को भी लाभ होगा। इसके अलावा जो बीएफएसआई सेक्टर है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, उसमें भी जो लिमिट है बढ़ा के 25 से 30% कर दिया गया है। जो डिविडेंड क्राइटेरिया था कि किसी जो ईटीएफ्स में पैसा डालना होता है तो वो कंपनी कम से कम 2 साल 3 साल डिविडेंड देना चाहिए, उसमें थोड़ा सा शिथिल किया हुआ है। इसके अलावा आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डालने के लिए ताकि वहां भी रिटर्न्स बेहतर आ सकते, इस प्रकार का थोड़ा सा और अट्रैक्टिव करने के लिए, हालांकि हमें रिस्क को भी ध्यान में रखना चाहिए कि पॉलिसी होल्डर का पैसा भी सुरक्षित रहे, लेकिन इसको कॉम्पिटिटिव नहीं करने से लोग फिर इंश्योरेंस क्षेत्र में भी नहीं आएंगे, वो फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लेंगे। सो इसको भी समय समय पर हम उसका चेंजेस लाते हैं मार्केट को ट्रेंड में देखते हुए। और अभी हाल में ये जो मैंने अभी आपको उल्लेख किया, ये सब चेंजेस बहुत जल्दी ही आने वाला है इन द फॉर्म ऑफ ए न्यू रेगुलेशन। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल रिस्क प्रोटेक्शन और साथ साथ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स अगर अच्छा मिलेगा तो रुझान या जो पब्लिक की या पॉलिसी होल्डर उसके तरफ इंश्योरेंस के प्रति आएगा। मोर ओवर मिलेनियल पॉपुलेशन है, उसके लिए भी अट्रैक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स बनना चाहिए और कंपनी इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नए नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं। आज के दिन में मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि आज जो घर का मुखिया यानी महिला वो डिसीजन लेती है ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, तो वो भी एक अच्छा ट्रेंड है आगे। विमेन विल बी द डिसीजन मेकर्स एज फार एज इंश्योरेंस परचेज और या डिस्क्रिशनरी स्पेंड इज कंसर्न, तो वो एक अच्छी बात भी है। और मुझे उम्मीद है कि उनको इसकी आवश्यकता का ज़्यादा अच्छे से एहसास होगा और महसूस होगा कि ये कैसे काम आ सकता है परिवार के लिए। तो आने वाले समय मुझे लग रहा है कि बहुत ही रोचक होगा, बहुत ही बीमा के लिए इंश्योरेंस के क्षेत्र में जो जागरूकता भी बढ़ रही है और पैंडेमिक ने भी लोगों का
ध्यान उसमें आकर्षित किया है कि ये कैसे एक टूल हो सकता है कि जो उनको किसी संकट में या कठिनाई में बचाए। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इंश्योरेंस इंडस्ट्री हमारा और तेजी से और आगे बढ़ेगा। अभी भी अगर आप देखें तो जो ग्रोथ है, अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो अगस्त 22 में लगभग 22% की ग्रोथ दर्ज कर रहा है इंश्योरेंस सेक्टर। और जो रेगुलेटरी चेंजेस आ रहा है और जो एफिशिएंसीज कंपनीज और हमारे इंटरमीडिएरीज ला रहे हैं, मैं समझता हूं कि इससे आने वाले समय में इसमें और तेजी से वृद्धि होने की संभावना है। महिलाओं के लिए खास तरह की पॉलिसीज़ आ रही हैं, ये सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसकी डिटेल्स जानने के लिए, और आप इस पर काम भी कर रहे हैं तो ये सुन के और अच्छा लगा। इंतज़ार रहेगा इस तरह के खास तरह के प्रोडक्ट्स का। लेकिन उससे पहले मुझे आप ये बताएं, साथ ही ये बताएं हमें कि सीनियर सिटीजन्स को लेके इंश्योरेंस ओवरऑल में क्या क्या बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। जो एक्सक्लूजन्स होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में, क्या उस पर काम किया जा रहा है? क्या प्रीमियम को कम करने या किफ़ायती बनाने को लेकर क्या काम किया जा रहा है? क्या कुछ सोच विचार है इस एंगल पर भी? नहीं, ये सब फ्रंट को जरूर हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं कि ऐसे लेकिन ये भी है कि कोई बीमारी है और उसको कवरेज दें तो वो प्रीमियम भी अफोर्डेबल होना चाहिए। तो ये सब बिंदु जो एक्सक्लूजन्स है कवर करते हैं, जो एक पर्टिकुलर एज के ऊपर हैं उनको कैसे कवरेज में लाए हैं, इस दिशा में भी हम लोगों ने एक कमेटी गठित की है कि इन बिंदुओं को भी वो अपना विचार विमर्श करते हुए कोई सुझाव दें। तो ये सब चीज़ों पे ज़रूर बराबर काम चल रहा है। सो जैसे जैसे उसमें कोई डिसीजन होगा तो आपको ज़रूर बताएंगे उसमें। देबाशीष पांडा सर, आपने समय निकाला इस पेशकश के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बारीकी से आपने तमाम डेवलपमेंट्स पर बात की है और आपकी लगातार कोशिशें जो हैं इस सेक्टर को और पारदर्शी बनाने की, इसमें एकरूपता लाने के लिए, उसकी हम सराहना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ईटी न्यूज़ स्वदेश के साथ आज जुड़ने के लिए।